होगा स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्ट्स का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग अब बॉटनी जो सेक्शन है उसका वाला पार्ट हम लोग आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्ट जो है ये मतलब उसी का चैप्टर का हम लोग बॉटनी सेक्शन देखने जा रहे हैं। इसमें है प्लांट ब्रीडिंग वर्ड यूज किया गया। क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो अब प्लांट ब्रीडिंग क्या है हमें ये देखना पड़ेगा इसमें। इसी चैप्टर में देखो प्लांट ब्रीडिंग है, फिर उसके बाद बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल आने वाला है, तो उस सारे एग्जाम्पल्स को हमें याद करना पड़ेगा। लास्ट में फिर सिंगल सेल प्रोटीन भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा तेरा ये क्या बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर है वो भी देख लेंगे, एससीपी के अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, एनीवे चलो आ जाते हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। तो क्या बोलोगे, डिफाइन करना है कभी तो पढ़ जाए, डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? देख कुल मिला के एक सिंपल लैंग्वेज इसमें टर्म यूज कर सकते हैं कि अगर हम प्लांट को इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी में किसी भी चीज में इम्प्रूव करते हैं तो, और वो जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट इम्प्रूवमेंट टेक्निक को ही बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, प्लांट इम्प्रूवमेंट। इसमें बेसिकली देखो क्या, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज टू क्रिएट डिजायर प्लांट टाइप, desired plant type suitable for better cultivations, better yield and disease resistant। तो डिजायर प्लांट का मतलब क्या हो गया? मतलब हम एक ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी तुम करो। आगे देखना भी तो जैसे ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग हम लोग देखेंगे, इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग भी किया जा सकता है, एलो पॉलीप्लाइड इंड्यूस किया जा सकता है, टिश्यू कल्चर किया जा सकता है, बायोटेक के थ्रू जीन वगैरह भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें तुम जीन चेंज करो, पॉलीप्लाइडी लेवल बढ़ा दो, म्यूटेशन करवा दो, व्हाटएवर, बट उसमें जो भी चेंजेस होगा वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब तुम्हारे मतलब जो भी फार्मर है, जो मतलब साइंटिस्ट हो, वो जिस हिसाब से प्लांट बनाना चाहता है उसी को ये डिजायर प्लांट करें। अब बेसिकली प्लांट के में अगर हम इम्प्रूव करें तो उससे हम क्या उम्मीद करते हैं, क्या अच्छा होना चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि पैसा मतलब कि जो पेड़ है उसमें पैसा पैसा मतलब निकलने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। समझे, ये तो हवाई बातें हो गई। तो जो सही है उसी पेज पे देखते हैं, तो हम उसको अच्छे से कल्टीवेट कर सके, ऐसा प्लांट हो उसमें जो प्रोडक्टिविटी हो, जिसके लिए जैसे गेहूं है या राइस है, वीट जो भी है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर एल्ड हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। उसके बाद एक और तीसरा जो चीज होता है वो है तुम्हारा डिजीज रेसिस्टेंट होना। बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, डिजीज रेसिस्टेंट है तो हो सकता है कि अगर मान लो प्लांट में किसी तरह का डिजीज फैला तो जो कल्टीवर्स है उसको लॉस हो जाएगा, किसान जो उसको लॉस हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा तुम्हारा इसमें। ओके, तो यही सब चीजें मिला के कहलाता है प्लांट ब्रीडिंग। तो ये डेफिनेशन है, यही तुम्हें लिखना पड़ेगा जब भी आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ये सब आता है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस डेफिनेशन से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार है ना तुम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे है तेरा ग्रीन रिवोल्यूशन, एक वर्ड है ग्रीन। तो आगे हम लोगों ने बहुत सारा वर्ड देखा था ना, येलो बोला है, व्हाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, तो उसी में ग्रीन रेवोल्यूशन भी मैंने बोला था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हो गया प्लांट से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हो गया द डेवलपमेंट and flourishing of the agriculture, it was depend on plant breeding। किस पे? प्लांट ब्रीडिंग पे डिपेंड करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन प्लांट ब्रीडिंग मतलब एक पर्टिकुलर समय था जिस टाइम पे प्लांट ब्रीडिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया, गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए, अलग अलग तरह के प्लांट को इंट्रोड्यूस किया, लोगों में जागरूकता फैलाया। तो सब ले दे के क्या हुआ कि जो मतलब हमारा जो मुख्य खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने होने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा टाइप ऑफ तेरा प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में। यहाँ पे एक बार हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। देख अगर जब भी क्लासिकल वर्ड आएगा, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग वर्ड आएगा, ठीक है, कहीं पे भी आए क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग वर्ड, तो समझ लेना ये दे आर टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वही जो आर्टिफिशियली हम क्या कहते हैं, दो डिफरेंट प्लांट लिया। डिफरेंट प्लांट का मतलब क्या, थोड़ी आम अमरूद लेके हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, नहीं, एक ही स्पीसीज के दोनों मेंबर। दो डिफरेंट प्लांट का मतलब यहाँ पे एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट मेंबर लेना है, बट दोनों में कुछ ना कुछ बेटर क्वालिटी है, कुछ मतलब अच्छा चीज है हमें दिख रहा है, और उसी को हम आगे मतलब कंबाइन करना चाहते हैं।
जैसे मेंडल क्या कहते हैं, मान लो जैसे एक रेड फ्लावर वाला ले लिया कैरेक्टर और एक टॉलनेस वाला ले लिया कैरेक्टर, तो वो अगर मान ले, वो इच्छा है, उनकी इच्छा है कि हम एक ऐसा प्लांट तैयार करें कि वो रेड भी हो, रेड फ्लावर भी पैदा करे और टॉल भी हो, तो उस तरह का ये मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन, जो मेंडल ने किया था, ऑफ द प्योर लाइन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट। टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल सिलेक्शंस का मतलब यहाँ पे है, जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे, मतलब दो डिजायरेबल कैरेक्टर को जब मिलाएंगे, उसके बाद जब एक नया प्लांट बनेगा, उसको ग्रो करके देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो दोनों कैरेक्टर कंबाइन हुए हैं, नहीं हुए। कंबाइन हुए तो ठीक है, नहीं कंबाइन हुए तो फिर तो पूरा एक्सपेरिमेंट जो किया था वो गया खत्म, फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो जो सिलेक्शन होता है बहुत ही क्रुशियल होता है, बहुत ही क्रुशियल होता है, वही डिसाइड करेगा कि हाँ, और वो साइंटिफिक इवोल्यूशन पे बेस्ड होता है कि सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब कॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारा वो करेक्टर कंबाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग्स में। तो हाइब्रिडाइजेशन कभी भी कहीं आएगा तो दैट मीन समझ लेना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एनीवे अभी देख यहाँ पे एक वर्ड बोला ना, नाउ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टूल्स आर यूज्ड फॉर प्लांट ब्रीडिंग। तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को भी यूज किया जा रहा है जेनेटिक में, और यही इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोटेक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी अलग से पढ़ेंगे हम लोग, अभी एक ही सेक्शन पढ़ा है ना, उसमें दूसरा सेक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे हम लोग प्लांट बनाते हैं, वहां पे भी मैं सिखा दूंगा कैसे नया प्लांट बनाते हैं, किसी डिजायर कैरेक्टर को मिला के कैसे नया प्लांट बनाते हैं। anyway, चलो बायोटेक का हम लोग देख लेते हैं अपना। तो प्लांट ब्रीडिंग में अगर मान लो मॉलिक्यूलर टूल्स वगैरह जेनेटिक टूल्स यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के लिए, उसी को बायोटेक में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में क्या चीज हम लोग, किस ट्रेड को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे डिजायर ट्रेड और प्लांट ब्रीडिंग, मतलब डिजायर ट्रेड क्या हो सकता है प्लांट ब्रीडिंग में फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो जैसे पहला है इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। क्रॉप यील्ड मतलब कि मान लो जैसे एक खेत है और उसने खेत में जितना धान लगाते हैं तो उसमें क्वांटिटी जितना है उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हम इम्प्रूव्ड वैरायटी लगाएं तो उतने ही एरिया में, उतने बड़े खेत में ही बहुत ज्यादा से ज्यादा राइस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और उसका क्वालिटी भी अच्छा रहे, मतलब ग्रेन साइज बड़ा हो जाए, है ना, या फिर उसमें और एनहांस फूड वगैरह कुछ मिल जाए, जैसे आयरन बढ़ जाए या विटामिन ए बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। उसके अलावा इंक्रीज द टॉलरेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब जो प्लांट हम बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा होता है कि जैसे ड्रॉट रेसिस्टेंट बनाना है। जैसे राइस के केस में क्या होता है कि पानी ग्राउंड, मतलब जो तेरा खेत है उसमें पानी लगा रहना चाहिए, ठीक है, अगर सूखा हुआ तो धान ठीक से तैयार नहीं हो पाएगा। लेकिन हम क्या करें, हमने धान जो है, धान का मतलब जानता है ना धान, हाँ धान मीन्स राइस की बात करें, तो राइस जो है हम ऐसा डेवलप करें कि वो बिना पानी सूखे में भी ग्रो कर जाए। तो उसी को बोलते हैं ड्रॉट रेसिस्टेंट राइस वराइटीज, या सेलिनिटी रेसिस्टेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर रेसिस्टेंट, टेम्परेचर बढ़े तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा इंक्रीज द रेसिस्टेंट द इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस। ये एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है जी प्लांट के साथ, इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस, मतलब जैसे पैथोजन मतलब प्लांट बीमार हो जाएगा, और इंसेक्ट पेस्ट जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है, जैसे लीफ खा जाएगा, फ्रूट खा जाएगा। जैसे बीटी कॉटन देखा है ना, तो बीटी कॉटन या छोड़ो, सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल सबने देखा होगा अपने लाइफ में, बैगन देखा, बैगन काटा अंदर से कीड़ा निकला। तो अब सोचो, अब वो जो जैसे तुमने एक बैगन लिया, खरीदा था, जितने भी पैसे लगाए, अब मानो उसमें कीड़ा निकला, तो वो डर से लोग क्या कहते हैं, बैगन फेंक देंगे, उसको खाएंगे नहीं, और खाना भी नहीं चाहिए। तो अब वो क्या हो गया, फसल नुकसान हो गया ना, वो लोग, वो किसान ने हमको बेच दिया, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया। किसके वजह से, उसी इंसेक्ट की वजह से, इंसेक्ट पेस्ट की वजह से। तो अगर हम प्लांट ऐसा बनाए जिसपे इंसेक्ट या पेस्ट ना लग सके, तो वो भी क्या है, इम्प्रूवमेंट ही हो गया तेरा। तो ये सब चीजें हैं, 3 चीज है, इस पे हमें ध्यान में देना है कि कैसे हम प्लांट को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट पे हमें काम करना है बेसिकली, ठीक है। आगे देखना है, बनाएंगे भी, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाएंगे, डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट बनाएंगे, ड्रॉट या स्ट्रेस रेसिस्टेंस, बाकी क्रॉप इंप्रूवमेंट तो होना ही है, ठीक है ना, मैंने एल्ड जो है वो बढ़ाना ही है, क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाना ही है। अब आ जाते हैं इसमें, हम लोग पहले वही डिस्कस करते हैं, क्लासिकल
प्लांट ब्रीडिंग मैंने पहले ही बोला, जब भी क्लासिकल वर्ड आए ध्यान में रखना हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। और हाइब्रिडाइजेशन में देखो ये 5 मेन स्टेप है, इसमें को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में भी एक काम करो, एक बार देख लो, एक ही जगह पे सारा पॉइंट्स है, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर है तेरा 117, 170 नंबर पेज। चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट है मैं एनसीईआरटी में टिक कर देता हूँ, जरा मार्क कर लो तो पहले फटाफट। हेडिंग जहां डाला हुआ प्लांट ब्रीडिंग, तो यहाँ पे मैंने वही 5 पॉइंट, चलो छोड़ो, आ जाओ वापस स्लाइड पे आ जाओ। अब क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में यहाँ पे मेन 5 स्टेप्स मैंने बोला, जैसे पहला है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, या इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसी को क्या बोला एनसीईआरटी में, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी एक हो गया पहला स्टेप। अब मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, अभी दिमाग मत लगाओ क्या होता है, सब समझा दूंगा। दूसरा सिलेक्शन एवोल्यूशन ऑफ द पेरेंट। तीसरा है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमोंग सेलेक्टेड पेरेंट। ठीक है, मतलब जो पेरेंट सेलेक्ट करें उसी में आपस में क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तीसरा है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। पांचवा है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। समझ आ रहा, टेस्टिंग, रिलीजेस एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। ओके, अब ये क्या है, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट एक कॉमन है। चलो पहला आ जाते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, उसमें एक एक करके। तो पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, या फिर एनसीईआरटी में लिखा था ओनली वेरिएबिलिटीज। ठीक है, या इसी को जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। टर्म्स वही रखना है, मतलब वही है, मतलब 3 चीज हो गया। देखो, एक मैंने बोला जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी या ओनली वेरिएबिलिटीज कह रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, चाहे तो तुम यहाँ पे लिख देना कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म ब्रैकेट में जेनेटिक वेरिएबिलिटी के ब्रैकेट में जर्म प्लाज्म भी लिख सकते हो। अब ये है क्या चीज, ये क्या बला है, सुनो। तो जैसे मान लो मुझे व्हीट में या राइस में, राइस वाला एग्जांपल लेते, थोड़ा सा कॉमन है। मान लो मुझे राइस में प्लांट ब्रीडिंग करना है, राइस प्लांट में इंप्रूवमेंट करना है, हम एक नया ब्रीड बनाना चाहते हैं। तो पहला नंबर हमारा काम क्या होगा, पहला टास्क हमारा यही होगा कि उस राइस प्लांट में जितने पॉसिबल जीन हो सकते हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो अगर इकट्ठा करना है तो क्या एक राइस प्लांट अगर हम लेके आते हैं तो उसके अंदर जो सेल, उसके अंदर सारा जीन अवेलेबल होगा क्या, नहीं होगा। इवोल्यूशन पढ़ते समय जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जब निकालते थे तो हम पॉपुलेशन में स्टडी करते थे, ना कि किसी एक इंडिविजुअल में करते थे। पॉपुलेशंस में हम लोग करते थे क्योंकि पॉपुलेशंस में और भी नए नए जीन हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल में नहीं। जैसे मान लो एक राइस लेके आए, तो राइस में जैसे एक बासमती हो गया, जोहा हो गया, ब्लैक वाला हो गया। तो अगर मान लो 3 ही प्लांट कलेक्ट करते हैं, 3 ही प्लांट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो एक प्लांट जो नॉर्मल जोहा वाला राइस हो गया, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे जीन है, लेकिन उसमें एरोमा वाला जीन नहीं है जो कि बासमती में मिल जाएगा। एक ब्लैक कलर वाला जो कलर प्रोड्यूसिंग जीन है वो नहीं है, वो तुम्हें ब्लैक राइस वाले जीन से मिल जाएगा। इस तरीके से जितने पॉसिबल राइस के वैरायटीज उन सबको इकट्ठा करने को ही कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटीज। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, जीन बैंक की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, जीन बैंक की जरूरत पड़ने वाली है। तो यही है यहाँ पर, इन वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ मेनी क्रॉप्स। इन वाइल्ड रिलेटिव मतलब बहुत सारे ऐसे भी राइस प्लांट्स होंगे जिनको अभी तक ह्यूमन ने कल्चर नहीं किया, मैंने कल्टीवेट नहीं किया, खेती नहीं किया, वो कहीं जंगल में ऐसे ग्रो कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं वाइल्ड वैरायटी, प्योर प्लांट। इन वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ मेनी क्रॉप्स या प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटीज इज अवेलेबल। उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमें मिल जाएगा जो अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया, उनमें प्रेजेंट है। तो प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी उसमें अवेलेबल रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड वैरायटीज स्पीसीज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टीवर्स स्पीसीज। ठीक है ना, मतलब क्या क्या, वाइल्ड वैरायटी ले लिया, जो स्पीसीज को कल्चर करे उसका ले लिया, उसका रिलेटिव्स बहुत सारे हो गए, अलग अलग वैरायटीज, उन सब के लिए इज द प्री रिक्विजिटीज फॉर द इफेक्टिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल जीन। मतलब देख, अगर हमें जितने भी नेचुरल जीन्स अवेलेबल हैं उस प्लांट से रिलेटेड, अगर हमें उनको एक जगह इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, प्री रिक्विजिटीज क्या है,
तो हम वाइल्ड वैरायटीज को ले लें, स्पेसीज जो कल्चर करे उसको ले लें, उसके रिलेटिव वगैरह जो इनका कल्चर किया जाता है अलग अलग जगह पे, उनको जमा कर ले, तो हो गया हमारे पास जम। अब सारे जो जीन है अवेलेबल है हमारे पास, प्रेजेंट है, ठीक है, सारे के सारे अवेलेबल है तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाता है द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट या सीड्स जो है, प्लांट्स ऑब्लिक सीड्स हैविंग ऑल द एलील्स फॉर, यहाँ पर एक इंटायर कलेक्शन में क्या मिलेगा प्लांट में। अब प्लांट में तो कुछ भी हो सकता है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी हम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्लांट ही रख ले, सीड भी ले सकते हैं, उसका स्टेम भी ले सकते हैं, रूट या जो भी चीज प्रिजर्व कर सकते हैं वो हम ले सकते हैं। तो इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट या सीड हैविंग ऑल द एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन गिवन क्रॉप इज कॉल्ड द जर्मप्लाज्म्स कलेक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन पूल एक वर्ड यूज करते थे, जीन पूल भी कहते थे ह्यूमन के केसेस में। तो जितना भी जीन कलेक्टेड है उन सबको एक साथ जर्मप्लाज्म कलेक्शन या जीन पूल कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास जितना, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि एक पॉसिबल कैरेक्टर अगर मिल जाए जिसको हम आगे कंबाइन करना चाहते हैं। तो देख ज्यादातर वाइल्ड वैरायटी जो मिलता है ना, वाइल्ड वैरायटीज, ये उसमें क्या होता है, उनमें पैथोजन रेसिस्टेंट एबिलिटी होता है, इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस एबिलिटी रहता है, किसी पर्टिकुलर डिजीज से रेसिस्टेंट रहता है वो, इसलिए वाइल्ड में ग्रो कर रहा है। तो उसके पास हमें इस तरह के जीन मिलने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए वाइल्ड वैरायटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो वाइल्ड वैरायटीज को एक ऑलरेडी कल्टिवेटेड प्लांट है उसके साथ ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन कर रही है, क्योंकि जो ऑलरेडी कल्टिवेटेड प्लांट है उसका प्रोडक्टिविटी हाई है, लेकिन किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे उसके ऊपर पैथोजन अटैक कर रहा है या किसी डिजीज से ग्रसित हो जा रहा है, तो जो पूरा खेत है खराब हो जाता है, कल्टीवेशन मतलब इफेक्टेड हो जा रहा है उससे। तो अगर हम उस कल्टीवर्स को, मतलब जो हम अभी प्रेजेंटली यूज करें उसको, और जो वाइल्ड वैरायटी उसके साथ अगर हम ब्रीडिंग कर दें, तो हम एक ऐसा प्लांट बना सकते हैं जो कि रेसिस्टेंट हो जाए उस पर्टिकुलर डिजीज से। तो हमारा काम हो गया, हमें तो वही प्रॉब्लम था ना कि वो डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है, तो वो चीज हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ये हम क्यों कर रहे हैं, मैंने बताना कि जेनेटिक वेरिएबिलिटीज को हम लोग इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक ये बताना चाह रहा था कि मान ले जैसे जो हम प्लांट कल्चर कर रहे हैं, ऑलरेडी हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, उसमें अच्छी बात ये है कि उसमें जो प्रोडक्टिविटी है बहुत हाई है, प्रोडक्शन रेट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसमें ये है था कि वो किसी पर्टिकुलर डिजीज से बीमार होके और पूरा कल्चर जो कल्टीवेशन है खेत वो खराब हो जाता था, उससे अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ओके। और अगर हमने जेनेटिक वेरिएबिलिटीज को कलेक्ट किया है तो उसमें हमें ऐसा कोई कल्टीवर्स मिलेगा, ऐसा कोई प्लांट मिल जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन से रेसिस्टेंट होगा, उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं है। तो ऐसा चांसेस कहाँ मिलने का रहता है, वाइल्ड वैरायटीज में रहने का चांसेस रहता है। तो अगर हम उस वाइल्ड वैरायटी को जो ऑलरेडी कल्टीवेटेड वैरायटीज के साथ क्रॉस कर दें, ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कर, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये फायदा हो जाएगा कि हमें एक ऐसा प्लांट मिल जाएगा जिससे क्या होगा, मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसा प्लांट मिल जाए जो कि प्रोडक्टिविटी तो अच्छा है, प्लस अब वो क्या हो जाए, वो डिजीज रेसिस्टेंट हो जाए, उस पर्टिकुलर डिजीज से रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम ऐसा कब सोच सकते हैं, जब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हाँ भाई एक प्लांट है जो इससे डिजीज रेसिस्टेंट है, तभी हम ऐसा सोच सकते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे है। चलो, तो ये था हमारा जर्म प्लाज्म कलेक्शन या जीन जेनेटिक वेरिएबिलिटी कलेक्शन कह सकते हैं। पूल हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जीन पूल का भी मतलब होता है, जैसे देख यहाँ पे मान ले जैसे ये एक बंदा है, इससे हम जीन निकालेंगे तो हम जैसे हमें और हम सब में क्या अंतर कितना है, जीन 99.9% सेम है, 99.9% सेम। तो एक आदमी से जितना जीन लेंगे तो 99.9% जीन तो मिल ही चुका है, बट अभी भी 0.1% बचा हुआ है। तो हम दूसरे बंदे में देखेंगे, फिर तीसरे बंदे में देखेंगे, एंड चौथे बंदे में देखेंगे। तो अब तीसरे बंदे के पास क्या, मान लेते हैं करली हेयर वाला जीन है, करली हेयर वाला जीन, ठीक है। और एक बंदे के पास देखा कि उसका ब्लू आई वाला जीन है, ब्लू आई का जीन है। एक बंदे के पास देखा कि मतलब उसका जो फेस है उस पर कुछ और भी जैसे डिम्पल सिंपल पड़ता है इस तरह से, तो वो और ज्यादा अच्छा दिखता है, तो उसका भी जीन उसके पास है। तो मतलब इन सब से जीन हम जब कलेक्ट करेंगे तो जो टोटल जीन होगा
मतलब इसके पास से तो 99% मिल गया, बाकी इसके पास से एक मिल गया, इसके पास से एक मिल गया, इसके पास से एक मिल गया, उन सबको इकट्ठा करेंगे तो उसको हम बोलते हैं जीन पूल। तो जीन पूल हमेशा हमें कहाँ मिलेगा, किसी पॉपुलेशन में मिलता है। अब वो पॉपुलेशन प्लांट का हो या एनिमल्स का हो, तो हम जिस भी पर्टिकुलर स्पीसीज का हम ढूंढ रहे हैं तो उसके पूरे उसके स्पीसीज से काम नहीं चलेगा, पॉपुलेशन में हमें ये जीन ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो उसी को हम जंप प्लाज्म कलेक्शंस कहते हैं या उसी को जीन पूल कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हो, एनिमल के लिए, दोनों वर्ड्स कहीं भी यूज कर सकते हो। ये तो जेनेटिक्स का पार्ट है, जीन का पार्ट है। चलो अब आ जाते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सिंपल है, मेंडेलियन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है सबने ना जी। तो मेंडल क्या करते थे अपने एक्सपेरिमेंट में, मैंने भी 3 स्टेप लिखाया था। पहला स्टेप क्या था, पेरेंटल सिलेक्शन। फिर उसके बाद उसमें हम लोग देखते थे पेरेंटल सिलेक्शन में ही क्या होता था, पेरेंटल सिलेक्शन में ही हम उसमें से अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें से हम लोग एक को क्या करते थे, इमेस्कुलेशन करके उसको क्या बना देते थे, फीमेल पेरेंट सेलेक्ट करना होता, उसमें से एंथर को हटा देते थे, तो उसी प्रोसेस को इमेस्कुलेशन करते थे। तो उसके बाद उसको हम एज ए फीमेल पेरेंट ट्रीट करते थे, वही है पेरेंटल सिलेक्शन। यहाँ पे देखो वही चीज है। देख जब एक बार क्या होगा, द जर्म प्लाज्म इज एवेलुएटेड टू आइडेंटिफाई द प्लांट विद द डिजायर कैरेक्टर। मान लो हमारे पास पहले तो हम जर्म प्लाज्म को एनालाइज करके, जर्म प्लाज्म मतलब जो हम लोगों ने जितने प्लांट वैरायटीज को सेलेक्ट किया है उन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करके जो भी हमारा जो कैरेक्टर है, मतलब जिसको हम आगे चल के हाइब्रिडाइज करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं, उनको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर अब आता है सेलेक्टेड प्लांट और मल्टीप्लाई एंड यूज फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट ले लिया गया, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे शॉर्टकट इसलिए ले गया है कि इस चैप्टर में पहले से बता दिया है भाई, आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया है तब यहाँ तक पहुंचे हो, और जेनेटिक्स में मैंने ऑलरेडी ये सारे चीजें स्टेप्स बताया। हालांकि यहाँ पे भी बताता था कभी, लेकिन जब मैंने जेनेटिक्स पढ़ा ही दिया है तो फिर बता के कोई फायदा नहीं। देख करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या है, यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, हम 2 प्लांट लेंगे, प्लांट लिया 1 एंड प्लांट 2, हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे मेल पेरेंट की तरह और एक को सेलेक्ट कर लेंगे फीमेल। तो अगर मान लो ये प्लांट बाइसेक्सुअल है तो ऑब्वियसली हमें इसमें इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसमें हम क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन के बाद प्लांट को कवर कर देते हैं, तो उस कवर को क्या करते थे, बैगिंग। फिर उसके बाद बैग हटाएंगे, उसको बोलते थे डी बैगिंग। फिर उसके बाद उस पर पॉलन डस्ट कर देते थे, फिर क्या कहते थे, डस्टिंग। फिर उसके बाद वापस इसको क्या कहते थे, फिर से ढक देते थे, तो उसको बोलते थे रीबैगिंग। तो ये चीजें तो तुमको करना है। उस तरह से क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो इसको बोलते थे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद जो भी F1 प्रोजेनी मिलेगा उसका सेल्फिंग कर देते थे, सेल्फिंग कर देते थे, है ना। तो उससे हमें प्योर लाइन अगर चाहिए तो प्योर लाइन मिल जाएगा। जैसे मेंडल वाला जो था तो उसमें हम लोगों को मिला था, जैसे मान लें कैपिटल टी प्लांट लिया, यहाँ पे मान लें कैपिटल लिया और इधर स्मॉल टी लिया। अब F1 मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसमें सेल्फिंग करेंगे तो हमें कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, इस तरह से मिलेगा। तो धीरे धीरे ये वाला, और ये प्योर प्लांट है, इसको हम लोग और सेल्फिंग करते जाएंगे तो ये प्योर प्लांट हमें और मिलता जाएगा। एक बार क्रॉस करने के बाद हम क्या करेंगे, प्योर लाइन आर वेदर डिजायरेबल एंड पॉसिबल, जहां तक मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है उतना हम उतने करेंगे क्रॉसिंग कर करके, तो प्योर लाइन हमें मिल जाएगा। वैसे तो पहले क्या किया जाता है ना, पहले प्योर प्लांट ट्राई करते हैं, अगर नहीं है तो फिर प्योर प्लांट बनाते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो जो भी करना करो, इसमें से ये हो गया तुम्हारा। अभी तो सिर्फ सिलेक्शन हुआ, अभी क्रॉसिंग नहीं किया हो, तो मैंने आगे थोड़ा बता दिया। पेरेंटल सिलेक्शन किया, अभी क्रॉसिंग किया नहीं, अभी तो अभी सेकेंड स्टेप तक ही पहुंचे ना। तो इसमें हम पहले ले लेंगे प्योर प्लांट ले लेंगे, मान लो प्योर प्लांट नहीं है तो हम लोग उसमें सेल्फिंग कर करके प्योर प्लांट हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरह से पेरेंटल सिलेक्शन हो गया। ओके, अब इसको जा रहे हैं हम लोग क्रॉस करने के लिए। अब आ जाते हैं तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, तो जो पेरेंट हमने सेलेक्ट किया है उसमें क्रॉस कर देना बस। ये तो वही मेंडल वाला सेम वही चीज है, क्रॉस। यहाँ पे इन दिस मैं पढ़ दे रहा हूँ बस खाली, क्योंकि ये चीजें समझाया हुआ है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो और उल्टा होने लगता है। तो इसमें इन दिस डिजायर कैरेक्टर्स आर जेनेटिकली कंबाइंड फ्रॉम द 2 डिफरेंट पेरेंट
टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट मतलब F1 हाइब्रिड जिसको बोलते थे, F1 हाइब्रिड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है कि एक हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट इज कंबाइंड विद द डिजीज रेसिस्टेंट फ्रॉम अनदर पेरेंट। मतलब एक पेरेंट है जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट जीन, एक पेरेंट है जिसमें हाई प्रोटीन क्वालिटी है, तो हम दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक ऐसा हाइब्रिड बनेगा जो डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा प्लस उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट भी बनेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना, अब ऐसा तुमने सोचा ना कि भाई ये प्लांट लिया, इसमें डिजीज रेसिस्टेंट वाला जीन आ जाएगा, इधर लिया इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट या क्वालिटी वाला जीन रहेगा। बट ऐसा ऑलवेज नहीं होगा, समझ लो, ऐसा हमेशा थोड़ी हो पाएगा। मान लो उल्टा हो गया, जिसमें प्रोटीन वाला था उसका डिजीज रेसिस्टेंट वाला जीन आ जाए और जिसका डिजीज रेसिस्टेंट वाला था उसका प्रोटीन वाला आ जाए, तो अब एक ऐसा प्लांट बन जाएगा जो डिजीज रेसिस्टेंट भी नहीं है और प्लस प्रोटीन कंटेंट भी नहीं है, तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद। और ये पता कब चलेगा, जब उस प्लांट का सीड बनेगा, हाइब्रिड प्लांट का सीड बनेगा, फिर जब सीड को तुम मिट्टी में डाल के जब नेक्स्ट सीजन में ग्रो कराओगे, तो फिर उसका जब फसल तैयार होगा तो उसका सीड बनेगा, तब उसमें तुम एनालाइज करोगे सीड में कि प्रोटीन है कि नहीं है। आज जब प्लांट ग्रो कर रहा होगा तब तुम एनालिसिस करोगे कि वो डिजीज रेसिस्टेंट है कि नहीं, समझे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं कि तुरंत एक झटके में हो जाए। जैसे मटर है तो मटर का एक लाइफ स्पेन 3 महीने का है, तो तुम जब क्रॉस करोगे तो 3 महीने में तो तुम्हें F1 हाइब्रिड का सिर्फ सीड मिलेगा, फिर उस सीड को लगाओगे तो F1 हाइब्रिड का प्लांट दिखेगा, तो 3-6 महीने में तुमको तो प्लांट दिखेगा। तब तुमको पता चलेगा अरे डिजायर करेक्टर तो कंबाइन ही नहीं हुआ, तो मतलब वो एक्सपेरिमेंट बराबर खत्म। तो 6 महीने बाद पता चलेगा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो चुका है, फिर से तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर से तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा। तो वही देखो लिखा हुआ लिमिटेशंस क्या हो गया, वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस, समझे, टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस। और दूसरा है हाइब्रिड में नॉट कंबाइंड द डिजायरेबल कैरेक्टर्स, मतलब हो सकता है कि वो जो हाइब्रिडेशन करे उसमें दोनों डिजायर कैरेक्टर कंबाइंड ही ना हो, नॉट कंबाइन द डिजायर कैरेक्टर कंबाइंड ही नहीं होगा। यूजुअली ओनली क्या होता है, हंड्रेड्स टू 1000 क्रॉसेस शो द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। बाप रे बाप, ओनली यूजुअली क्या होता है, ओनली हंड्रेड्स ऑन 2000 क्रॉस, मतलब वो चीज तुम्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, 100 से लेके 1000 बार रिपीट करना पड़ सकता है। तो हालांकि देख, ये लोग भी बेवकूफ थोड़ी है, जो साइंटिस्ट जो है ये इतना बेवकूफ, इतना टाइम थोड़ी लगाए। वो क्या करेंगे, एक बार ढेर सारा प्लांट लगाया और सब में क्रॉस किया, मतलब जैसे मान लो 10 प्लांट लगाया, तो 10 प्लांट में 10-10 अलग अलग फ्लावर को, मतलब जैसे एक एक फ्लावर को अलग सेलेक्ट कर लिया, उसमें अलग अलग क्रॉस करेंगे, उसको एक कवर करके रखेंगे हमेशा पॉलिथीन से, उस पर नंबर डाल डाल के, समझे। तो 10 प्लांट पे अगर मान ले 2 तरह के सीड भी बना देते हैं ये लोग, 2 क्रॉस करके, तो हर प्लांट पे 2-2 तरह का सीड, मतलब 20 तरह के सीड मिलेंगे। फिर वो 20 तरह का सीड एक बार में लगा के और चेक कर लेंगे कि वो हुआ है कि नहीं। तो एक बार में मान ले 20, तो ऐसे में तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, करना चाहे तो एक बार में 100 प्लांट भी बना सकते हैं। तो उनमें से कोई एक ना एक तो कंबाइंड होगा ही होगा, नहीं होगा तो फिर चलो मान लो 6 महीने के बाद, तो 1-2 साल में इन लोगों को कोई डिजायर्ड मिल जाता है। तो ये जो चीज है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एकदम डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग। तो यही बस इसमें लिमिटेशन हो। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तुक्का सही बैठ गया तो अच्छा, नहीं बैठा तो फिर से तुक्का लगाना है, समझिए। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग, और यही मेन सबसे क्रूशियल इसलिए होता है। इसके बाद मतलब इससे ज्यादा क्रूशियल वो सिलेक्शन है, मतलब जैसे वो चेक करना होगा ना कि वो प्रोटीन कंबाइन हुआ है कि नहीं हुआ, और उसको 1-2 जनरेशन लगा के चेक करेंगे उसमें, तभी एक बार में ऐसा नहीं कंफर्म नहीं किया जाता, 1-2 जनरेशन ग्रो करके देख लेते हैं कि हाँ वो कंबाइन हो गया, तो उससे नया वैरायटी बन गया। देखो वही क्रॉस वाला मैं डायग्रामेटिकली, तो ये डायग्राम जरूर बना लेना तुम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेरेंट ए ले लिया, पेरेंट बी ले लिया, 2 पेरेंट ले लिए, इसमें एक हाई एंड प्रोटीन था, एक में रेसिस्टेंट टू ड्रॉट, क्रॉस किया, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ स्प्रिंग मिला, हाइब्रिड जिसको बोला है। अब हैव द कैरेक्टर ऑफ द बोथ द प्लांट, दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, तो ये चीज हो गया तेरा इसमें, अगर कंबाइन हो गया तो। और वही देख बाइसेक्शन में मैंने बोला था ना, इमेस्कुलेशन करते हैं लोग, तो अगर मान ली ये मेल पेरेंट है, तो मेल पेरेंट में कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये तो रहेगा रहेगा।
इसमें दोनों सेक्सेस से रहता है, इसमें गाइनोशियम भी होगा, एंडोशियम भी होगा। ठीक है, हमको इससे पॉलन चाहिए। अब ये पॉलन किसको पॉलिनेट कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब, खुद के पॉलन को, खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भी हम फीमेल पेरेंट करेक्ट करेंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे, एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर इसलिए रिमूव किया जाता है कि कहीं सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, समझे। फिर उसके बाद उस फ्लावर को कवर करके ढक के रखेंगे क्योंकि अनवांटेड पॉलन आके उसको पॉलिनेट ना कर दे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें एंथर को रिमूव करना है। प्रोसेस को बोला जाता है इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो ये ऑलरेडी किया भी है, बट एक बार जस्ट याद रह जाए तुम लोगों को, ये चीजें लिखना हो तो लिख सकते हो। अब इसमें करते क्या है हम लोग यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशंस में, तो सबसे पहला होता है इमेस्कुलेशन पेरेंटल सेक्शन में। इमेस्कुलेशन तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट ट्रीटेड एज अ फीमेल। तो फीमेल जिसको ट्रीट करें उसमें से मेल पार्ट को हटा देंगे। अब यहाँ देखो नया चीज तुम लोगों के लिए, एंथर को कैसे रिमूव करते हैं। तो अगर मान लो फ्लावर लार्ज साइज का है तो मैनुअली कैंची उची से काट के निकाल देंगे। लेकिन मान लो फ्लावर छोटा है, बहुत छोटा है, तो उस केसेस में हम लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। उसको पानी में डुबोते हैं, गर्म पानी में डिप करेंगे 50 डिग्री C फॉर 10 मिनट के लिए, तो उसमें जो एंथर वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो फीमेल फ्लावर बन जाएगा। या दूसरा हो सकता है केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे मेलिक हाइड्राजाइट, लेकिन एक मतलब जिबर्लिक एसिड्स है, मतलब हार्मोन से, प्लांट हार्मोन है, उसका जो सिंथेटिक वर्जन होता है वो है मेलिक हाइड्राजाइट्स। उसके साथ इसको अगर ट्रीट करते हैं, डीप ऑफ करते हैं या छिड़क देते हैं, तब भी क्या होगा, ये प्लांट जो होता है फीमेल प्लांट में चेंज हो जाता है तुम्हारा। तो ये स्टेप्स है किसका, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का। तो हम लोग अभी थर्ड पॉइंट में ही घूम रहे हैं। टोटल अभी 5 पॉइंट है, जिसमें से पहला था जर्म प्लाज्म कलेक्शन, दूसरा था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसके बाद थर्ड है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले इमेस्कुलेशन करते हैं। तीसरा आ जाते हैं इसमें बैगिंग। तो बैगिंग क्या होता है, कवरिंग ऑफ इमेस्कुलेटेड एंड नॉन इमेस्कुलेटेड प्लांट विथ द हेल्प ऑफ बटर पेपर। कवरिंग ऑफ इमेस्कुलेटेड एंड नॉन इमेस्कुलेटेड प्लांट विद द बटर पेपर। बटर पेपर हो सकता है, तुम या तो पॉलीथीन भी लिख सकते हो, पॉलीथीन होता है कि पॉलीथीन से भी हो सकता है, पॉलीथीन से भी ढक दो तभी चल जाएगा। ठीक है, कवर करना होता है, बस ध्यान रखना किसको, फ्लावर को। अब उसमें दोनों फ्लावर को कवर कर दिया जाता है, मेल और फीमेल, ताकि उसमें पॉलन बर्बाद ना हो। ठीक है ना, और इसमें अनवांटेड कोई पॉलिनेशन ना हो जाए कहीं पे, इसलिए कवर करना ज्यादा जरूरी है। चलो ये हो गया हम लोग का। अब आता है दूसरा इसमें, बैगिंग के बाद, अब तो समझ गए ना, बैगिंग के बाद अब आता है डी बैगिंग। तो डी बैगिंग का मतलब रिमूवल ऑफ बैग्स। बैग्स मतलब वही जो पॉलिथीन से कवर किया था या पर्चमेंट पेपर से कवर किया था। व्हेन स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब मैच्योर हो गया। तो डी बैगिंग मीन्स क्या हो गया, लिखना साथ में, रिमूवल ऑफ बैग्स व्हेन स्टिग्मा इज रिसेप्टिव या मैच्योर है, तब हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कराते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्रोसेस करते हैं डस्टिंग। तो डस्टिंग का मतलब मैंने समझाया था कि एक छोटा सा ब्रश लेंगे, पेंट करने वाला ब्रश, और उससे एंथर को टच करके स्टिग्मा के ऊपर ले जाके ऐसे ऐसे ले जाके ऐसे डस्टिंग कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे जाकर डस्टिंग कर देते हैं, है ना। तो pollen grain from the flower of plant selected as a male parent to the flower of plant selected as a female parent, selected as a फीमेल पेरेंट, उस पर ले जाके हम लोग डस्ट कर देंगे, मतलब पॉलन को ट्रांसफर कर देना है। मतलब कुल मिला के ये जो पूरा प्रोसेस बता रहा है, इसमें क्या हो गया, पॉलिनेशन हो जाएगा तेरा, पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन के बाद अब फिर से वापस हम इसको ढक देंगे, उसी को कहते हैं री बैगिंग। तो अगेन कवर कर देना, ढक देना। तो उससे क्या होगा, एक बार पॉलिनेशन कर दिया तो अब कोई दूसरा पॉलन आके उसको पॉलिनेट ना करे, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम उसको कवर कर देते फिर से, ताकि अब उसमें जो फ्लावर फॉर्मेशन है वो आराम से फ्लावर फॉर्मेशन हो सके, कोई दिक्कत ना आए इसमें। तो ये था हम लोगों का पूरा प्रोसेस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो पहले पेरेंटल सिलेक्शंस में हमें इमेस्कुलेशंस करना है,
फिर इमेस्कुलेशन करने के बाद हम लोग उसको कवर कर देंगे बैग से, बैगिंग। फिर जब स्टिग्मा और एंथर दोनों मैच्योर होता है तो डीबैगिंग करते हैं, पॉलन ट्रांसफर करते हैं, उसको प्रोसेस को कहते हैं डस्टिंग। एंड देन डस्टिंग के बाद अब पॉलन जर्मिनेट करेगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, उस तब तक हम उसको ढक के रखेंगे, फिर से वापस से कवर कर देते हैं, रीबैगिंग कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग, एक बार क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, अब प्रोजेनी बनेगा। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है, चौथा स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, मतलब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन मतलब किस चीज का, मतलब हमारे पास वो सुपीरियर क्वालिटी कंबाइन हो गया है कि नहीं हो गया, उसको देखना सिलेक्शन। फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग करना होगा कि वो जो रिकॉम्बिनेंट है वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप हो जाता है, इट इज crucial for the success of the breeding objective and required careful scientific evaluations of the progeny। मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और इसको कोई एरा गैरा नथु खेरा नहीं कर सकता है। यहाँ पे साइंटिफिक एवोल्यूशन है तो ऑब्वियसली कोई साइंटिस्ट ही जो पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी है वही करेगा, तभी जाके हमें ये जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन उसमें सक्सेस मिलेगा। मान लिया कोई अच्छा क्वालिटी कंबाइन हुआ, अगर ठीक से कोई इवॉल्व नहीं किया तो पता नहीं चलेगा, अब उसको छोड़ देगा, फेंक देगा, खत्म, गया काम से, पूरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया। तो उस चीज को बहुत ही केयरफुली देखना होता है, उसको टेस्टिंग करना होता है, सीड संभाल के रखना होता है। ठीक है, उसी में देखो इट एल्ड प्लांट दैट आर सुपीरियर इन बोथ पेरेंट। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस सिलेक्शन में क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा प्लांट मिलेगा जो कि दोनों पेरेंट का से सुपीरियर, मतलब दोनों पेरेंट का जो सुपीरियर क्वालिटी वो कंबाइन हो गया होगा, सुपीरियर टू द बोथ द पेरेंट, सुपीरियर होगा तेरा उसमें, पेरेंट से सुपीरियर। और दीज आर द सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर उसको क्या करेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं फॉर द सेवरल जनरेशंस टिल दैट till they reach as a state of uniformities, that is homozygosities, so that the characteristics will not segregated in progeny। मतलब हमने दो दो कैरेक्टर कंबाइन करके एक जो नया प्लांट बनाया है, उस नए प्लांट का सेल्फिंग कर करके हम उस जीन को फिक्स कर देंगे, उसमें होमोजाइगस कंडीशन में बना देंगे, ताकि फिर बाद में वो जीन सेपरेट ना हो, अलग ना हो, एक साथ रहे। ऐसा हम कर देंगे इसमें। ठीक है, सिलेक्शन उसमें टेस्टिंग में हमें ऐसा मैंने प्रोजेनी फाइंड आउट करना जिसमें हमने जो दो डिजायर करेक्टर लिया था ना उसका जीन कंबाइन हो गया, उसका सेल्फिंग कर करके हम उसमें होमोजाइगोसिटी बनाएंगे ताकि वो प्योर मिल जाए हमें। और प्योर इसलिए हमें चाहिए ताकि फिर बाद में ऐसा हो सकता है ना कि वो जो जीन सेग्रीगेट, मतलब जो कंबाइन हुआ तो कहीं आराम से जाकर सेग्रीगेट हो जाए, अलग हो जाए, तो फिर तो बेकार है। तो सेग्रीगेट ना हो इसके लिए हम लोग प्योर लाएंगे। अब फाइनली होता है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन। मतलब अब उसका प्रोडक्टिविटी चेक करेंगे, तो हमें हाइब्रिड प्लांट सेलेक्ट किया, इसमें इसमें क्या मिला, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हमें मिला। अब उसका प्रोडक्टिविटी क्या है उसको चेक करना है। तो यहाँ पर देख, द न्यूली सेलेक्टेड लाइन आर इवेलुएटेड फॉर देयर एल्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेसिस्टेंट। मतलब एग्रोनॉमिकल क्वालिटी जो है, मतलब ग्रोइंग पावर कैसा है, किस जगह ग्रो करता है, कितना ग्रो करेगा, और डिजीज रेसिस्टेंट है कि नहीं, उसका चेक करना होता है टेस्टिंग में। फिर उसके बाद अब ये कैसे कर सकते हैं, तो दिस इज डन बाय द ग्रोइंग देम इन द रिसर्च फील्ड। पहले ग्रो करेंगे रिसर्च फील्ड में, एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना है अंडर द फर्टाइल एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब जो एक नॉर्मल क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब खेती करने का नॉर्मल जो तरीका है उसके हिसाब से हम उसको ग्रो करेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च फील्ड में। तो अगर हम अच्छा ग्रो, तो एक आइडियल जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं उतना ही यूज करेंगे, पानी जैसे देना हो उतना ही देंगे। ठीक है, और जो भी जो अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, वो हम उसी तरह से उसको ग्रो करेंगे। फिर उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग टेस्ट करना, चेक करना है, कंपेयर करना कहो उससे अच्छा। द इवेल्युएशन ऑफ द फॉलोइंग बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड for the at least 3 growing seasons
एट सेवरल लोकेशन इन द कंट्रीज। मतलब हम और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, अच्छा इवोल्यूशंस के लिए हम उस प्लांट्स को क्या करते हैं, तीन अलग अलग, मतलब तीन ग्रोइंग सीजन में, मतलब एक बार में ऐसे ग्रो करा के रिजल्ट नहीं देखते हैं, थ्री ग्रोइंग सीजन में ग्रो करते हैं, और वो भी अलग अलग लोकेशंस पे ग्रो करते हैं। ठीक है। तो जैसे इंडिया में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाया गया है, तीन चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो उस तीन चार एग्रो, चार है मतलब ऑलमोस्ट। तो इस चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाले एरिया में इसको अलग अलग जगह पे ग्रो करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें ये तो पता चले कि वो जो हमारा जो नया प्लांट बना है वो किस एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर रहा है। जैसे देखा होगा ना, एक जैसे मान ले साउथ इंडियन शुगर केन है, तो उसको नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो उस तरह का क्लाइमेट उसको फेवर नहीं करता है। उसी तरह से ये जो क्रॉप बना है, ये पता नहीं है ना हम लोगों को कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा। तो हम उसको अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ग्रो करके चेक करते हैं। चेक किसके साथ करेंगे? द मटेरियल इज एवेलुएटेड इन द कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल कल्टीवर्स। तो जो लोकल कल्टीवर्स है उसको एज ए रेफरेंस कल्टीवर्स कहते हैं, उसके साथ उसको चेक करेंगे। मान लो कोई लोकल वैरायटी वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी देता है और तुमने साइंटिफिकली बनाया, तो तुमको तो पहले ये देखना होगा ना कि वो जो लोकल कल्टीवर उससे भी अच्छा है, तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर मान लो उससे अच्छा नहीं हुआ तो लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना अच्छा प्रोडक्टिविटी है। जितना अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा तो उसमें सक्सेस रेट भी उसी हिसाब से ज्यादा होने का चांस रहता है। समझे? तो ये था टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन। तो बहुत सारे प्रोडक्ट में मिलेगा तुम्हें इस चीज का। पहले इसको ग्रो करना है कहाँ पे, फिर बाद में जाके फार्मर फील्ड्स में ग्रो करके, मतलब जहां पे लोग खेती करते हैं वहां पे। इन दोनों का भी कंपैरिजन चलेगा। फार्मर फील्ड में भी क्या अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ग्रो करते हैं। जैसे एक ले जाके पंजाब में ग्रो किया, एक यूपी में ग्रो करवा दिया, एक साउथ में ग्रो करवा दिया, एक नॉर्थ में ग्रो करवा दिया। तो इससे एक कंपैरिजन हो जाएगा किस एरिया में इसका प्रोडक्टिविटी अच्छा है। और हमेशा जब भी चेक करना होता है तो जिस भी एरिया में ग्रो करे वहां पे एक अपना एक लोकल कल्टीवर्स होगा जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी, लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे। उससे बेटर है कि नहीं ये भी बहुत मायने रखता है। तो हो सकता है मान लो जैसे जो हमने जो हाइब्रिड सीड बनाया है, मान लो जैसे यूपी में अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रहा, लेकिन उसको आसाम में ग्रो किया तो देखा बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी दे रहा। तो बाद में क्या करेंगे, उसको आसाम में ही सेल करेंगे, आसाम के लोगों को ही देंगे कि भाई तुम इसको ग्रो करो, ये अच्छा प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कल्टीवेटर है उससे बेटर हो गया वो। तो वो जो सीड होगा वो पर्टिकुलरली इधर के लिए, आसाम के लिए हो जाएगा। समझे? तो इसलिए अलग अलग फील्ड में ग्रो किया जाता है और कंपेयर हमेशा रेफरेंस कल्टीवर, दैट इज जो लोकल होता है, लोकल क्रॉप कल्टीवर्स जो होता है उसके साथ कंपेरिजन करना होता है। अब जब ये क्या हो जाएगा, मान लो एक चीज और यहाँ पर जब वो मान लो टेस्टिंग हो गया तो सीड टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक एजेंसी है, आईसीएआर, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये सीड का टेस्टिंग करता है, मतलब जो भी हाइब्रिड सीड बनाया था उसका टेस्टिंग करता है। और एक है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एनएससी, नेशनल क्रॉप सीड कॉरपोरेशन। इसका काम होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सीड। तो उस सीड को मार्केट में बेचने से पहले क्या करना होगा, उसका बहुत सारा मल्टीपल कॉपी तैयार करना पड़ेगा। मतलब मल्टीपल कॉपी मतलब उसका खेती कर करके उसके बहुत सारे सीड बनाने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड करता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन का काम होता है, वो करेगा। ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक सीड का नाम देंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग करेंगे, नेमिंग मतलब जैसे सोनालिका है, सरबती सोनारा है ना, कुछ भी बहुत सारे नाम है, तो नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद फिर रिलीज करेंगे, बेचेंगे, मतलब मार्केट में बेचना स्टार्ट करेंगे। नेमिंग करेंगे फिर उसके बाद तब जाके रिलीज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है। तो मतलब उसका एक पैकेट बना के किसान को बेचा जाएगा, लो भाई ये किसान, और इसको अपने खेत में ग्रो करो, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी है। किसान उसको अपने खेत में लगाएगा, ग्रो करेगा, फिर हार्वेस्ट करेगा तो देखेगा अच्छा है, तो फिर वही सीड बार बार खरीदेगा, या फिर वो सीड जो बनाएगा उसको भी रखेगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक नया वैरायटी प्लांट का इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने समरी लिखा है, तो इसको तुम लोग चाहे तो अब एक बार लिख सकते हो। देख, रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऐसे पूछता है रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है। ठीक है। तो रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या हो गया तुम्हारा, जर्म प्लाज्म कलेक्शंस। क्या बोलेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शंस को कहते हैं।
उसी तरह से बोलेगा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप इसमें से कौन सा है, सबसे ज्यादा टाइम किस में खर्च होता है, तो सबसे ज्यादा टाइम खर्च होता है तुम्हारा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने में। किसमें? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने में लगता है तुम्हारा इसमें, समझी। उसके बाद है तेरा इसमें क्रूशियल स्टेप फॉर द प्लांट ब्रीडिंग, तो वही बोला था ना, सबसे क्रूशियल उसमें लिखा भी था इनसाइड में, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। कौन सा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है, मतलब टाइम नहीं, मतलब ये सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। अगर इसमें मिस्टेक हुआ तो वो जो भी जो प्रोडक्ट बना होगा अगर उसको नहीं हम छांट पाए, नहीं फाइंड आउट कर पाए, तो फिर बेकार है। और लास्ट है गाइडेंस फॉर जर्म प्लाज्म कलेक्शंस, तो जर्म प्लाज्म कलेक्शंस के लिए यहाँ पे एक सेंटर NBPGR, इसको बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, इसका काम होता है कि गाइडलाइन इशू करता है कि कैसे हमें किसी प्लांट का जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना है। तो जो पहला स्टेप था ना, उसके लिए गाइडेंस यही देता है तुम्हारा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन में तो नहीं लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था, समझे, दिया हुआ। बाकी ICR बहुत कॉमन सा है, IAR भी मिलेगा हम लोग को, ICR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो ये सब इनका काम होता है तुम्हारा सीड से रिलेटेड, तो ये सब भी आ सकता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप था कि प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करते हैं, तो ये था स्टेप्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं हेटेरोसिस क्या होता है इस पर डिस्कस कर लेंगे, यानी फिलहाल आज यहीं रहने देते हैं।